Welcome students to the online classes. In this video we will learn chapter 22 growing food. Students आज हम लोग chapter 22 पढ़ रहे हैं which is growing food. स्टोरी है नीता और राहुल की जो अपने ग्रैंडफादर के विलेज में यानी कि उनके गांव आए हैं हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए. दे वॉन्टेड टू सी हाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन देयर ग्रैंडफादर्स फार्म. वो ये देखना चाहते हैं कि ग्रैंडफादर्स का जो फार्म है, जो उनके खेत है, वहाँ पे क्रॉप्स कैसे ग्रो होती है. सो दे वेंट विद देयर ग्रैंडफादर टू हिज फार्म, यानी कि वो अपने दादाजी के साथ उनके फार्म्स में गए हैं. देयर अंकल वॉज रेडी टू प्लगिंग द लैंड विद हिज ट्रैक्टर, यानी कि उनके जो अंकल है वो बिल्कुल रेडी है, यानी कि ट्रैक्टर की मदद से वो खेत जोतने के लिए बिल्कुल तैयार है. बोथ ऑफ देम सेट विद देयर अंकल ऑन द ट्रैक्टर, यानी कि दोनों जो बच्चे थे वो अपने अंकल के साथ ट्रैक्टर पे बैठ गए. नाउ डू यू नो वाई लैंड इज प्लग. आपको क्यों ऐसा लगता है, आपको लगता क्यों ऐसा इम्पॉर्टेंट है लैंड को प्लग करना, यानी कि उसको जोतना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है. सीड्स हैव डिफ़िकल्टी इन ग्रोइंग इन हार्ड सॉइल, यानी कि सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जो हम सीड्स डालते हैं, जो हम बीज डालते हैं, वो कभी भी हार्ड सॉइल में ग्रो नहीं हो पाते. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वाली सॉइल को हम, यानी कि उस मिट्टी को सबसे पहले हम लूज करें. तो प्लगिंग करने से क्या होता है, उस खेत को ट्रैक्टर से, पहले तो लोग ये काम हल से करते थे, लेकिन जब से ट्रैक्टर आए हैं तब से वो ट्रैक्टर से प्लगिंग करते हैं. तो उस प्लगिंग करने से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो अच्छी हो जाती है, और उसके अंदर जो हम लोग सीड्स डालते हैं, यानी कि जर्मिनेशन करने के लिए, सीड्स को डालने के लिए वो मिट्टी बिल्कुल फिट और परफेक्ट हो जाती है. लेकिन पहले के टाइम पे प्लगिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्टिविटी होती थी फार्मर्स को प्लग. अगर हम सीड्स की बात करें, वीट की बात करें, जो गेहूं का जो सीड्स होता है वो डायरेक्टली हम लोग फार्म्स के अंदर यानी कि खेत के अंदर डाल सकते हैं. फॉर प्लांट्स लाइक पैडी सीड्स आर फर्स्ट सोन ऑन वेटलैंड एंड देन द यंग सीडलिंग्स आर ट्रांसलेटेड इनटू द फार्म इन स्टैंडिंग वाटर. यानी कि जो, अगर हम पैडी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता था, उनको किसी गीले लैंड के अंदर उनके बीज डाले जाते थे. जब उसमें से थोड़े थोड़े से सीडलिंग्स, थोड़ा थोड़ा सा प्लांट जब बनना स्टार्ट हो जाता था, तब उसको हम निकाल करके दोबारा से उसको स्टैंडिंग वाटर में, स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे हम दोबारा से उन सीडलिंग्स को डालते हैं. आपको इस पिक्चर से साफ साफ दिखाई दे रहा है. सबसे पहले इस वुमेन ने गीले लैंड के अंदर सीड्स को सो कर दिया. उसके बाद जब उसमें से थोड़े थोड़े से सीडलिंग्स निकलना स्टार्ट हो गए, तब उसको उसमें से निकाल करके, सीडलिंग्स आर द लिटिल यंग प्लांट्स, उन यंग प्लांट्स को निकाल करके उसने यानी कि जब वो ग्रो हो गए, यंग प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए, तो उसको निकाल करके उसने दोबारा से फार्म्स में, जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर था, जहाँ पे रुका हुआ पानी था, वहाँ पे उसने दोबारा डाल दिया. वाटरिंग द क्रॉप्स. अब हम बात करते हैं वाटरिंग द क्रॉप्स की, यानी कि पानी क्रॉप्स को डालना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो. जैसे आपको पता है सारी की सारी जो क्रॉप्स होती है उनको पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. लेकिन क्या होता है बच्चों, ज़रूरी नहीं है हर प्लांट को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिले. इट्स नॉट कंपलसरी. पैडी जो होता है उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है वीट के कंपैरिजन में. तो डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम क्रॉप्स को पानी डाल सकते हैं. सम फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन्स, यानी कि जो कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास कोई और सुविधा नहीं होती है, तो वो रेन्स पे डिपेंड होते हैं अपने क्रॉप्स को पानी डालने के लिए. लेकिन जो दूसरे होते हैं, जैसे कुछ और लोग होते हैं, वो वेल्स पे, रिवर्स पे, लेक्स पे, स्ट्रीम्स पे, उसकी हेल्प से अपने फार्म्स को, अपनी फार्मिंग को इरिगेशन यानी कि पानी सप्लाई करते हैं. लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल थ्रू रोप एंड बकेट्स, यानी कि ये आदमी आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से पानी को लिफ्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बकेट. नाउ डिफरेंट मैथड्स आर यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम दिस वाटर बॉडीज टू द फार्म्स. यानी कि ऐसे बहुत सारे मैथड्स होते हैं बच्चों, जिस तरीके से हम वाटर बॉडी से अपने फार्म्स में, अपने घर में पानी लेकर आते हैं. फर्स्ट इज चेन पम्प लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम रिवर, यानी कि एक तरीके की चेन लगी हुई है जिससे पानी लिफ्ट होकर के, यानी कि रिवर्स का जो पानी होता है वो लिफ्ट होकर के आप उसको खींच के यूज़ करते हो. यूज इन ऑक्सीजन टू राहत वाटर व्हील टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, यानी कि ये जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उस वाटर व्हील को रोटेट करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है. स्प्रिंकल सिस्टम यूजिंग पम्प टू लिफ्ट वाटर, यानी कि स्प्रिंकल सिस्टम से भी हम पानी को, जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, उसको ऊपर लिफ्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं. द वाटर इज चैनल
through irrigation channels to the entire farm. Water from wells, rivers, streams, canals is pumped into the irrigation canals. The whole farmland is flooded with water. यानी कि स्टूडेंट्स अब इरीगेशन चैनल्स के थ्रू, यानी कि पतले 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 चैनल्स होते हैं जो एक ही कनेक्शन से वो सारे के सारे फार्मिंग एरिया में, यानी कि सारी की सारी जगहों में वो पानी आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि इन चैनल्स को हम रिवर, सी, स्टीम कैनल्स के थ्रू हम उसको अटैच करते हैं, इरिगेशन कैनल्स को। उसके बाद ये पूरा का पूरा फार्म लैंड में पानी पहुंच जाता है। इन एरियाज वेयर वाटर इज इन शॉर्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है तो उसमें सिर्फ ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्लांट्स में ही पानी जाएगा और पूरा का पूरा जो फार्म लैंड है वो पूरा गीला नहीं होगा। द होल फार्म इज़ नॉट फ्लडेड बाय वाटर, यानी कि पूरा जो फार्म है उसको पानी से नहीं फ्लड किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे पूरा पानी नहीं भरा जाएगा, सिर्फ प्लांट्स में पानी डलेगा। सो लेस वाटर इज़ यूज इन दिस मैथड, इस वजह से इस मैथड में कम पानी यूज़ होता है। प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स। अब हम बात करेंगे किस तरीके से अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसलों को पेस्ट और वीड से बचा सके। द क्रॉप्स हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, यानी कि जो आप क्रॉप्स आप ग्रो करते हैं उसको आपको इन पेस्ट से और वीड से कंट्रोल करना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्पस के लिए पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, स्प्रे किया जाता है फार्म्स में। वीड्स जो होते हैं उनको हाथों से भी रिमूव कर दिया जाता है, जिस तरीके से इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। नाउ रिपिंग द क्रॉप। रिपिंग द क्रॉप का मतलब क्या होता है, व्हेन द क्रॉप ग्रोज, यानी कि जब आपकी फसल पूरी ग्रो हो जाती है तो उसके अंदर छोटे छोटे से फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ समय बाद जो ये फूल होते हैं वो ग्रेन्स यानी कि अनाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द क्रॉप्स रिपन द क्रॉप ड्राइज, यानी कि जब आपकी क्रॉप्स बिल्कुल रिपन हो जाती है तो वो क्रॉप्स आपकी ड्राई यानी कि सूख जाती है, गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है। इट इज़ हार्वेस्टेड आइदर मैनुअली बाय सिकल्स और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कॉल्ड कॉम्बाइंस, यानी कि इसको या तो आप हाथों से आप हार्वेस्ट कर सकते हो और या तो उसको मशीन के थ्रू से हार्वेस्ट कर सकते हो। हार्वेस्टिंग मीन्स आपकी क्रॉप्स जो है वो बिल्कुल तैयार है, आपकी फसल कटने के लिए बिल्कुल तैयार है। दो तरीके के मैथड्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, मैनुअल थ्रेशिंग यानी कि उसको मार के ज़मीन पे मार के जो उसका क्रॉप ग्रेन्स हैं उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है थ्रेशर, यानी कि मशीन की हेल्प से उसको थ्रेशर से उसको ग्रेन्स को अलग करा जा रहा है हस्क से। तो ग्रेन्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप आर सेपरेटेड बाय थ्रैशिंग मैनुअली और विद द मशीन। द ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द फार्म्स आर सोल्ड इन द ग्रेन मार्केट, यानी कि जो आपका ग्रेन, जो आपका फसल एंड में तो तैयार होके आ जाती है, फिर हम उसको बाहर ग्रेन मार्केट में सेल करते हैं। और एक्स्ट्रा ग्रेन इज स्टोर इन द गोडाउन्स, और यानी कि जो एक्स्ट्रा जो आपका अनाज होता है उसको गोडाउन्स में स्टोर कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स, यानी कि दो तरीके की प्रोसेसिंग है। ग्रेन्स आर प्रोसेस्ड इन अ डिफरेंट वेज बिफोर दे बिकम अवेलेबल टू अस, यानी कि दो तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है। जब हमारे पास आने से पहले उसके साथ क्या क्या होता है। फर्स्ट इज ग्रेन आर प्रोसेस इन डिफरेंट वेज एज बिफोर दे बिकम अवेलेबल टू अस। फर्स्ट क्या करा जाता है, राइस ग्रेन्स आर माइल्ड एंड पॉलिश इन फैक्ट्रीज बिफोर रीचिंग द मार्केट, यानी कि उनको पॉलिश किया जाता है मार्केट के रीच होने से पहले। राइस ग्रेन हस्क इज रिमूव, हस्क इसमें से निकाल दिया जाता है। पॉलिशिंग रिमूव्स आउटर स्किन एंड एम्ब्रो, यानी कि पॉलिश करने से क्या होता है, उसकी जो आउटर स्किन और जो एम्ब्रो होता है वो निकल जाता है। वी परचेज ग्रेन्स फ्रॉम द मार्केट इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि जो हम ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से मार्केट से ख़रीदते हैं। जैसे कि वीट का क्या मिलता है हमको, वीट फ्लोर यानी कि आटा, दलिया, सूजी, मैदा, यानी कि हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग फॉर्म से हम उनको ख़रीदते हैं। राइस किस तरीके से अवेलेबल होते हैं, चावल के आटे में, राइस में यानी कि चावल के रूप में, राइस फ्लेक्स में और पफ्ड राइस में, यानी कि राइस की भी हमको अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है हर इंसान की एक ही चॉइस हो। डिफरेंट पीपल की डिफरेंट चॉइस होती है। किसी को चावल खाना पसंद होता है, किसी को चावल के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि बॉयल्ड राइस, लेमन राइस, इडली, डोसा, पोहा एक्सेट्रा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे वीट प्रोडक्ट्स की, यानी कि गेहूं से और क्या क्या बनता है। रोटी, नान, दलिया, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर,
सम पीपल ईट ओनली प्लांट्स वाइल अदर्स ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट. प्लांट्स और एनिमल्स जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. दैट इज़ वाई पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस ईट डिफरेंट फूड, यानी कि जो लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं तो दे आर नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड, दे ईट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फेमाइन, यानी कि स्टूडेंट्स बहुत सारे रीजंस ये भी होते हैं कि क्रॉप्स क्या होती है डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न, ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ आ गई, हेल स्टॉर्म हो गया, सूखा पड़ गया, इंसेक्ट्स ने अटैक कर लिया. इन सारे रीजंस की वजह से क्या होता है क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है. इस वजह से क्या होता है खाने की कमी होती है और जो ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो अनाज जो मार्केट में सोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है. और कुछ लोग तो ऐसे जो पुअर पीपल होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो भूखे ही मर जाते हैं. डिस्ट्रक्शन इन द एंटायर क्रॉप लीड्स टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, इस वजह से खाने की शॉर्टेज हो जाती है, लोगों को खाना नहीं मिल पाता और इस कंडीशन को हम फेमाइन बोलते हैं. फेमाइन इज़ द कंडीशन वेयर पीपल हैव नो फूड टू ईट. इन 1943, अगर 1943 की बात करें तो बंगाल में भी इस तरीके की एक फेमाइन की सिचुएशन आ गई थी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू सेव द हंग्री पीपल, यानी कि जो भूखे लोग थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई उन भूखे लोगों के लिए. इस वजह से क्या हुआ 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन लोगों की तो जान इसी वजह से चली गई. डिजीजेज ड्यू टू इनसफिशिएंट फूड, अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जिन लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, इनसफिशिएंट फूड मिलता है, उनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. इनसफिशिएंट फूड कॉजेज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन. माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है जिस वजह से वो बीमार पड़ जाता है. वो बहुत ज़्यादा थिन और उसका जो स्टमक होता है वो स्वेलो यानी कि फूल जाता है. इसलिए हमें भगवान को रोज़ थैंक यू बोल देना चाहिए क्योंकि वो हमको इतना खाना देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं. आप ज़रा उनके बारे में सोचिए जिनको बिल्कुल भी खाना नहीं मिल पाता, यानी कि उनको एक दिन में एक दिन की रोटी भी नहीं मिल पाती. इसलिए हमेशा हमें अपने आप खाने को वेस्ट कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की हेल्प करनी चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.